हेलो एवरीवन, वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो मैं आप लोग के हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो से आप लोग 20 में 20 नंबर लेकर जाइए। आप लोग इस वीडियो को 20 में 20 नंबर लेकर जाइए। बस एक ही वीडियो हिंदी के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग का 20 में 20 यहीं से फंस जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आदिकाल, क्या आदिकाल पूछता है, ठीक है, बहुत बार पूछा है। देखिए 743 से लेकर के 1343 ईस्वी तक का समय है, ठीक है। तो देखिए अगला आता है भक्ति काल। तो देखिए भक्ति काल का समय कितना आता है, 1343 से लेकर 1643 ईस्वी तक का समय है। किसका? भक्ति काल का, ठीक है। तो देख लीजिए अगला रीति काल। क्या? रीति काल। तो रीति काल का समय क्या है, 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक का समय है, ठीक है। देखिए अगला आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय क्या, 1843 से लेकर वर्तमान तक है, ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो देखिए इसमें से आप लोग को एक ना एक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए जो आधुनिक काल है ना, ये आधुनिक काल, ठीक है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। देखिए फर्स्ट है भारतेंदु युग। क्या है? भारतेंदु युग, जिसका समय 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक का समय है, ठीक है। देखिए अगला है द्विवेदी युग। इसका समय 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक का समय है, ठीक है। देख लीजिए अगला है कि छायावादी युग। छायावादी युग का समय क्या, देखिए अगला देख लीजिए। देखिए छायावादी युग का क्या समय है, 1918 से लेकर के 1938 ईस्वी तक का समय है, ठीक है। तो देखिए एक अगला भाग है। देखिए अगला इसका छादोत्तर युग, इसको शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं, ठीक है। इसका समय 1938 से लेकर के 1947 ईस्वी तक का समय है, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए अगला है हम लोग का प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग, जिसका समय 1936 से लेकर के 1943 ईस्वी तक का समय है। अगला आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का समय क्या है, तो 1943 से ईस्वी से लेकर के क्या, ठीक है, 1943 ईस्वी तक है, ठीक है। देख लीजिए अगला आता है रीतिकाल। रीतिकाल है ना, इसको 3 भागों में बांटा गया। ये बहुत बार पूछा है, ठीक है। पूछता है कि रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में, ठीक है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए। तो देखिए वो कौन कौन से भाग हैं। देखिए अगला आता है रीति सिद्ध काव्य धारा। क्या? रीति सिद्ध काव्य धारा, ठीक है। दूसरा है कि रीतिबद्ध काव्य धारा और तीसरा है रीति मुक्त काव्य धारा, ठीक है। तो देखते हैं कि ऋषि सिद्ध काव्य धारा के कौन कौन से कवि हैं। तो देखिए बिहारी है, बिहारी क्या है, और केशव दास है। कौन है? केशव दास। ये किस काल के कवि है? रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है, ठीक है। आप लोग को इससे दे देगा केशव दास किस काल के कवि हैं, तो रीति सिद्ध काव्य धारा, ठीक है। देखिए अगला है कि रीतिबद्ध काव्य धारा कौन कवि है, तो चिंतामणि है और सेनापति देव है, ठीक है। सेनापति देव है और मतीराम है यहाँ पर, ठीक है, मतीराम। अगला देख लीजिए रीति मुक्त काव्य धारा। ये रीति मुक्त काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा का समय क्या है, ठीक है। यानी रीति मुक्त जो काव्य धारा है ना, इसके कवि कौन है? धनानंद है, आलम बोधा है, ठीक है, और ठाकुर है। ये कौन कौन से रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को इतना याद हो गया होगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ बिंदु है, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था। तो देख लीजिए मिश्र बंधु ने कहा था। किसने कहा था? मिश्र बंधु ने। ये बहुत बार पूछा है, ठीक है। देख लीजिए अगला है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल किस विद्वान ने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगला देख लीजिए। तो देखिए आगे देखते हैं रचना।
जो महत्वपूर्ण कवि है उनके रचना देख लेते हैं। देखो रीतिकाल के प्रमुख कवि है उनकी रचना है। ये रीतिकाल है ना, जो कि रीतिकाल से जो पूछता है रचना वो देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट है बिहारी। बिहारी की क्या रचना है? बिहारी सतसई है। क्या है? बिहारी सतसई। ठीक है, देख लीजिए अगला क्या है, मतीराम। मतीराम की क्या रचना है? तो ललित ललाम है, ललित ललाम है और रसराज। ठीक है, अलंकार पंचाशिका है और मतीराम सतसई है। ठीक है, तो देख लेते हैं अगला भूफड़। भूषण की क्या रचना है? तो अगला देख लीजिए शिवराज भूफड़। ठीक है, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। ठीक है, ये किसकी रचना है? भूषण जी की रचना है। तो देख लेते हैं आगे। तो देखिए अगला है हम लोग का केशव दास। केशव दास की क्या रचना है? तो रामचंद्रिका। ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए। रामचंद्रिका है, कवि प्रिय इनकी रचना और रसिक प्रिय है। ठीक है, ये तीन केशव दास से अगर पूछेगा रचना ना, तो ये तीन में से कोई एक ही पूछेगा। ठीक है, देख लीजिए अगला है देव। इनकी सभी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए अगला है फर्स्ट है प्रेम तरंग, भाव विलास। ठीक है, शब्द रसायन, भवानी विलास और देव शतक और राधिका विलास। ठीक है, ये जो कि हर बार देव के रचना पूछता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए अच्छा से। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए अगला है भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं रचना। अब देखते हैं भक्ति काल के कवि। ठीक है, फर्स्ट है तुलसीदास। क्या है? तुलसीदास। देखिए भक्ति काल में पूछेगा तो तुलसीदास का ही पूछेगा। ठीक है, तो फर्स्ट है विनय पत्रिका। ये बहुत बार पूछा है। ठीक है, गीतावली है, कृष्ण गीतावली है। ठीक है, पार्वती मंगल है और जानकी मंगल है। ठीक है, क्या इतनी ही रचनाएं आप लोग को मिल गई। देखिए अब देखते हैं सूरदास। सूरदास के देखिए इनकी रचना है सूरसागर है, साहित्य लहरी है। ठीक है, फिर है सुरावली है, फिर है भ्रमर गीत। क्या है? भ्रमर गीत। ठीक है, अगला देख लेते हैं रसखान जी की रचना क्या है। तो देखिए रसखान जी की क्या रचना है। रसखान, इनकी रचना है प्रेम वाटिका है, सुजान है। ठीक है, रसखान है और दान लीला। ठीक है, देखिए रसखान से रचना पूछेगा तो प्रेम वाटिका का ही पूछेगा, दान लीला। ठीक है, या सुजान रसखान, ये इनका सभी रचना क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, देख लीजिए अगला आते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि और रचनाएं। ठीक है, देख लीजिए फर्स्ट है चंद्रवरदाई। इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, इनकी रचना है। ठीक है, अगला आता है सरदार। इनकी क्या रचना है? हमीर रासो। क्या है? हमीर रासो। ठीक है, जगनीत की क्या रचना है? तो परमाल रासो। ठीक है, इन तीनों के अलावा अगर आदिकाल से रचना कहीं आ ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर आदिकाल से रचना पूछेगा तो इन्हीं तीनों लोगों का पूछेगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं द्विवेदी युग। तो देखिए द्विवेदी युग के क्या है? द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं रचना है। तो द्विवेदी युग के देख लीजिए मैथिली शरण गुप्त हैं। इनकी रचना है जयद्रथवध, भारत भारती। क्या है? भारत भारती, यशोधरा और साकेत, इनकी रचना है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, देख लीजिए श्रीधर पाठक, ये कभी कभी पूछ देता है। देखिए इनकी रचना है कश्मीर, कश्मीर सुषमा, इनकी रचना है। ठीक है, तो चलिए छायावादियों के सभी कवि हैं, उनकी रचना देख लेते हैं। तो देख लीजिए अगला छायावादी युग। इनका देखिए इसमें कौन कौन से कवि हैं। देखिए जयशंकर प्रसाद, इनकी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है। आप लोग को इसमें से 2 नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, देख लीजिए फर्स्ट है जयशंकर प्रसाद की जो रचना है। ठीक है, फर्स्ट है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त रचना है, उर्वशी है। ठीक है, कामायनी है, प्रेम पथिक है, अजात शत्रु है, तितली है, कंकाल है। ठीक है, आंसू है और झरना है। देखिए जो तितली और कंकाल है ना, ये उपन्यास है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो देख लीजिए अगला महादेवी वर्मा की रचना। अब अगला देख लीजिए, अगला आता है महादेवी वर्मा। इनकी रचना है पथ के साथी, शारदा है। ठीक है, यामा है, निहार है, अतीत के चलचित्र है। ठीक है, इनकी ये रचना है। अगला आता है सुमित्रा नंदन पंत। तो देख लीजिए अगला, अगला आता है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इनकी रचना है कला और बूढ़ा चांद। ठीक है,
अगला आता है लोकायन की रचना है और चिदम्बर की रचना है। ठीक है, इनकी सभी रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। देख लीजिए अगला रामचंद्र शुक्ल की रचना है। देख लीजिए, दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ठीक है। देख लीजिए इनकी रचना क्या है, चिंतामणि की रचना है, त्रिवेणी है और रश्मि मानसा है। ठीक है, इन तीनों के अलावा और कोई पूछ नहीं सकता है रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए अगला है बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं, इनकी रचना है। ठीक है, जो कि हर बार पूछता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं व्याकरण। जिन लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास देख लिया है उसका 10 नंबर पक्का हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्याकरण। देखिए फर्स्ट शुरुआत करते हैं रस से क्या क्या प्रश्न पूछता है। देखिए रस के कितने अंग होते हैं, तो 4 अंग होते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। तो देखिए कौन कौन से अंग होते हैं, एक होता है विभाव, एक होता है अनुभाव, एक होता है संचारी भाव, एक होता है क्या, अस्थाई भाव। ठीक है, देख लीजिए अगला। देखिए ये पूछता है कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो शोक होता है। ठीक है, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो आस होता है। ठीक है, देखिए अगला आता है निर्वेद। निर्वेद का जो अस्थाई भाव होता है क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, रौद्र का क्या होता है, तो क्रोध होता है। ठीक है, क्रोध होता है। ठीक है, इतने आगे आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं आगे समास। तो देखिए समास से क्या पूछता है, समास से। ठीक है, तो समास के कितने अंग होते हैं, तो 6। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा, पूछ भी सकता है। तो देखते हैं, चलिए फर्स्ट है द्वंद्व समास। इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, तो देखिए जिस समास में क्या योजक चिन्ह लगा हो या एक दूसरे के क्या हो, विलोम हो, एक दूसरे के विलोम हो, आप कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। कौन सा सर, द्वंद्व समास। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, जैसे माता और पिता। देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, नहीं योजक चिन्ह, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए राम कृष्णा, तो देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह लगा है, योजक चिन्ह। ठीक है, तो आप कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास। ठीक है, तो देख लीजिए माता का विलोम क्या होता है, पिता होता है। ठीक है, तो एक दूसरे की क्या ये विलोम भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला देते हैं द्विगु समास। देखिए अगला द्विगु समास। द्विगु समास देख लीजिए, ट्रिक क्या है इसको पहचानने का। द्विगु समास में शब्द की शुरुआत किससे होती है, संख्या से होती है, वहाँ पर क्या द्विगु समास होता है। जैसे में देख लीजिए नवरत्न, देखिए संख्या के, ठीक है, जो शब्द है ना, शब्द उसकी शुरुआत किससे हुई, संख्या से। जैसे नौ नाइन्थ जिसको कहते हैं। ठीक है, यानी 9 से हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, जैसे सप्तद्वीप, यहाँ सप्त मतलब कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, तो जिस शब्द का जो शुरुआत है किसी संख्या से होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो देखिए अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास देखिए विशेषता बताने वाले समास कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, अब आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, चलिए समझाता हूँ एग्जाम्पल से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर काली मिर्च लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मिर्च है, जो मिर्च ये कैसी है, काली है। ठीक है, तो जो काला रंग है वह किसकी विशेषता बता रहा है, मिर्च की विशेषता बता रहा है। ठीक है, किसकी विशेषता बता रहा है, मिर्च की विशेषता बता रहा है। तो ठीक है, यानी देखिए ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पहला शब्द दूसरे, ठीक है, पद की विशेषता बताता है वह कौन सा समास होता है, तो कर्मधारय समास होता है। देखिए अगला देख लीजिए चंद्रमुखी। ठीक है, चंद्रमुखी, देखिए मुखी मतलब मुख कैसा है, चंद्र जैसा है। ठीक है, यानी चंद्रमुखी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं अव्ययीभाव समास। देखिए अव्ययीभाव समास को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए वाक्य के शब्द के जो प्रारंभ है ना उसमें उपसर्ग लगा। जैसे में इसमें उपसर्ग क्या है, यथा स्थान, तो देखिए इसमें यथा क्या है, उपसर्ग है। ठीक है,
तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे में देखिए आजीवन, देखिए आजीवन में देखिए यहाँ पर उपसर्ग लगाए आ, यहाँ पर आ क्या लगा, इस तरह से उपसर्ग लगाए, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, या कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास, जैसे में रात रात, दिन दिन, ठीक है, दिन दिन, ठीक है, यहाँ पर योजक चिन्ह लग जाएगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास नहीं है, ये बार बार शब्द क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो देखिए अव्ययी भाव समास हो गया हम लोग का, तो बहुव्रीहि समास देख लेते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास में जैसे में दशानन, ठीक है, और नीलकंठ। दशानन हम की कहते किसे हैं, तो रावण को कहते हैं। किसको कहते हैं, रावण को। ठीक है, और नीलकंठ किसे कहते हैं, तो नीलकंठ भगवान शंकर को कहते हैं। ठीक है, शंकर। ठीक है, देखिए ज़्यादातर न बहुव्रीहि समास में देवताओं का ही पूछता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगला है वाच्य। तो देखिए अगला है वाच्य। वाच्य, ठीक है, तो वाच्य कितने पर, वाच्य पूछता है कि कितने अंग होते हैं, तो वाच्य के 3 अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है कृतवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो देखिए कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, तो भाव या क्रिया की प्रधानता होती है। वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, ठीक है, यहाँ पर भाववाच्य। ठीक है, तो देखिए इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, देखिए कर्मवाच्य को कैसे पहचानेंगे। देखिए जब वाक्य के बीच में द्वारा आ जाए, द्वारा, ठीक है, वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए एक ही कर्ता हो या एक ही क्रिया हो, वहाँ पर कृतवाच्य होता है। ठीक है, देखिए भाववाच्य, भाववाच्य को कैसे पहचानेंगे, देखिए जब वाक्य के बीच में नहीं आया होगा वहाँ पर लगा देंगे भाववाच्य। इसके एग्जाम्पल से आप लोग को समझाता हूँ। देखिए जैसे मैं कर्मवाच्य का देख लीजिए, देखिए कवियों के द्वारा, द्वारा, ठीक है, द्वारा है ना, कविताएं लिखी गई। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है, तो देख लीजिए कृतवाच्य का एग्जाम्पल। देखिए कृतवाच्य का एग्जाम्पल क्या है, देखिए सोहन खेलता है। ठीक है, तो देखिए सोहन क्या है, करता है। ठीक है, सोहन क्या है, करता है, और सोहन एक ही काम किया कर रहा है, किसका, खेलने का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए अगला भाववाच्य का एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए मुझसे उठा नहीं जाता, देखिए इसमें वाक्य के बीच में क्या है, नहीं आया है। ठीक है, तो वहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं छंद। तो देख लीजिए छंद, छंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो देख लीजिए, देखिए सममात्रिक छंद होता है। देखिए इसमें चौपाई पढ़ना है और रोला पढ़ना है। ठीक है, जो चौपाई होता है ना उसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखिए रोला का देख लीजिए, रोला में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लीजिए। देख लीजिए अगला आता है अर्धसम मात्रिक छंद। देखिए देखिए अर्धसम मात्रिक छंद में हम लोग का दोहा आता है और सोठा आता है। ठीक है, देखिए दोहा जो होता है ना, दोहा उसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये पूछता है। देखिए सोठा में प्रथम और तृतीय चरण में 11 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए अगला है, देखिए दोहा का जो उल्टा होता है ना, क्या, सोरठा होता है। क्या, दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा होता है। ठीक है, तो देखिए वाक्य से जो सवाल उठते हैं, देखिए जो प्रश्न उठते हैं। ठीक है, देखिए अगला रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है, और वाक्य कितने तत्व होते हैं, तो 4 तत्व होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो आपने इस वीडियो को 20 में 20 नंबर लेकर गए हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है,
तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है।